यदि काम कर रहे हो तो उस पॉपुलेशन के संदर्भ में भी हमें अपने किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना एक हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी संदर्भ में एक वो है that we should not indulge into any kind of research until unless it is approved from some host institution। जो रिसर्च जो है वो कोई इंडिविजुअल वर्क नहीं है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पे की जा रही रिसर्च को रिसर्च के रूप में एपीए स्वीकार नहीं करता। एनी रिसर्च इज विल बी कंसिडर्ड एज रिसर्च व्हेन इट इज approved, a priori approved from some recognizing institution। किसी इंस्टीट्यूशन से जब ये रिकॉग्नाइज होगी, इसका अप्रूवल होगा, तभी हम किसी कार्य को रिसर्च मान लें। सो गेटिंग इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल इज ए इथिकल रिक्वायरमेंट। इथिकल रिक्वायरमेंट है किसी भी कार्य को शोध कार्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए, ये जरूरी है। एक और पक्ष है कि ऐसे शोध कार्यों को छोड़कर जो कि एनोनिमस सर्वेज और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस को जो मान लिया इन्वॉल्व हो, एनी रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स सर्वेज इन विच द रिस्पोंडेंट नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट इज नॉट रिवील्ड, और इन्वॉल्विंग observation of the participants in their natural settings, naturalistic observations। बाकी सब जगह we should need to draft and get signed an agreement with the participants, and this is more true of the experimental studies। प्रयोगात्मक शोध के संदर्भ में ये ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा आवश्यक है कि हम जो हमारे प्रयोगों में जो पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड करना जिनको हम चाह रहे हैं, उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाएं, जिस एग्रीमेंट में ये पता हो, जो एग्रीमेंट ये बता हो कि दोनों पक्षों की, हमारी भी और पार्टिसिपेंट की जिम्मेदारी क्या होगी। इट इज द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हवा में हम एकदम बात नहीं, केवल सर्वेज को, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और सर्वेज को छोड़कर, जहाँ पे कि इस प्रकार के एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है, उनको छोड़कर अन्य प्रयोगात्मक शोधों के लिए प्रयोग के पार्टिसिपेंट से एक एग्रीमेंट को, एक समझौता, लिखित समझौता प्राप्त किया जाना एपीए के अनुसार, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट, इसेंशियल इथिकल रिक्वायरमेंट है। आप अनायास ही किसी भी पॉपुलेशन पे, किसी भी सेगमेंट पर प्रयोग कम से कम नहीं कर सकते। एक काफी महत्वपूर्ण पक्ष है रिसर्च का, और रिसर्च एथिक्स का एक महत्वपूर्ण पक्ष है इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू रिसर्च। जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं रिसर्च के, जो हमारे उत्तरदाता हैं, जिन पर हम कुछ प्रयोग करना चाह रहे हैं, जिनका हम ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं, उनकी सहमति ली जानी आवश्यक है, और वो सहमति इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होनी। ऐसा नहीं कि आपने सहमति उसको, अच्छा मैं आपका मैं थोड़ा इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ और कुछ प्रश्न पूछूंगा, केवल कंसेंट मात्र नहीं है। It should be informed consent, informed in the sense that the researcher should inform participants about the nature of this research। They should inform the participant that they are free to participate or decline।
or to withdraw from the research at any stage, that the participants should be informed about the possible consequences of the research and of declining or withdrawing. समझ रहे हैं आप कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि शोधकर्ता अपने पार्टिसिपेंट को, अपने शोध के जो प्रतिभागी हैं, उन प्रतिभागियों को शोध कार्य की प्रकृति के बारे में बताए। ये भी बताएगा कि वह इसमें प्रतिभाग करने के लिए स्वतंत्र है, मना करने के लिए भी स्वतंत्र है, और प्रयोग और स्टडी की किसी भी स्थिति में वो इस शोध कार्य से बाहर निकल सकता है। ही कैन विथड्रॉ फ्रॉम इट। ये भी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है हमारे शोधकर्ता की कि वो मना करने या स्वीकार करने या शोध कार्य से बाहर निकल जाने के दुष्परिणामों को, कॉन्सिक्वेंसेस को, यदि वो कुछ है तो उनको भी पहले अपने उत्तरदाता को, अपने पार्टिसिपेंट को बताए। और उन सभी पक्षों के बारे में बताए जो कि पार्टिसिपेंट के प्रयोग में प्रतिभाग को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं कि उसको रिस्क क्या है, उसको क्या कुछ डिस्कम्फर्ट पैदा होगा, क्या कुछ एडवर्स इफेक्ट होंगे, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उत्तरदाता द्वारा दिए जा रहे उत्तरों की गोपनीयता के संदर्भ में कुछ सीमाएं हैं उसकी। ये कई पक्ष, जैसे आप कई बार जब इन डेप्थ इंटरव्यूज कर रहे होते हैं और वो इन डेप्थ इंटरव्यूज यदि किसी सेंसिटिव पक्ष से संबंधित है और आप उत्तरदाता से उसके जीवन के कुछ अंतरंग पक्षों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन उत्तरों की गोपनीयता की सीमाओं के बारे में, क्या हम उस उत्तरदाता को कहीं पे कोट करने वाले हैं, क्या उसके द्वारा कहे गए शब्दों का अक्षरश हम प्रयोग करेंगे, उत्तरदाता जो प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों का क्या उस पर कोई दुष्परिणाम भी पड़ सकता है, क्या रिस्क है। से फॉर एग्जांपल हम ड्रग अब्यूज पर काम कर रहे हैं और हम ड्रग यूज की फ्रीक्वेंसी, हैबिट्स, इंटेंसिटी से संबंधित हमारे प्रश्न हैं, तो हमें अपने बच्चे को, हम अपने उत्तरदाता को ये बताना पड़ेगा कि आपके इन उत्तरों को गोपनीय रखे जाने की सीमा क्या है, हम कहां तक हम इसको गोपनीय रखेंगे। क्या हम उसका नाम नहीं बताएंगे, उसके उत्तर को बताएंगे लेकिन उसके नाम को नहीं बताएंगे। So informed consent means consent with the total information about the research study as to nature of the research, as to the freedom of being participating in the research, as to the freedom of accepting or declining to participate in the research, and with respect to the freedom of withdrawing from the research activity as and when desired by the participant. This is informed consent. Consent ऐसा नहीं कि हाँ कहला लो और बात खत्म हो गई, हमें सब कुछ बताते हुए के बाद सहमति लेनी आवश्यक है। और ऐसा भी नहीं है, ये एपीए जो कह रहा है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन जो कह रही है कि जब हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले रहे हैं तो वो इन्फॉर्म कंसेंट उस भाषा में ली जाए जो पार्टिसिपेंट जिस भाषा को समझता है। Researchers should use language understandable to research participants, particularly in obtaining their informed consent. हवा में न ले ली जाए कि अंग्रेजी में हमने सारी बातें लिख दी और नीचे से दस्तखत लिए, ऐसा नहीं होगा।
The language used in taking the informed consent should be understandable to the participant. So informed consent is a very important ethical issue in social science research. अनायास ही हम किसी से आंकड़े नहीं ले सकते. The participants of the research should consent to participate, and this consent should be taken in an informed manner. एक और बात है, पर्टिकुलरली वहां पे है जहां पे कि हम जैसे कई बार ऐसे लोगों पर रिसर्च कर रहे होते हैं जो कि हमारे सबऑर्डिनेट हैं, हमारे कंट्रोल में है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैदी हैं. जेल में हम रिसर्च कर रहे हैं, कैदी जो है वो हमारे नियंत्रण में है. So when conducting research with individuals such as students or subordinates, researchers should take care to protect potential participants from adverse effects of declining or withdrawing from participation. हम मान लिया कुछ जेल में कैदियों के ऊपर कोई शोध कार्य कर रहे हैं और जेलर साहब हमारे पहचान के थे या हमने कुछ उनसे इंस्टीट्यूशनल कोई परमिशन ले ली. अब वहां जो हमारा पार्टिसिपेंट है, जो हमारा रिस्पोंडेंट है, वो रिस्पोंडेंट डिक्लाइन करता है, तो हमें कंसेंट लेने के दौरान ये बताना पड़ेगा कि आप चाहो तो मना कर सकते हो और मना करने का कोई इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा. Should take care to protect potential participants from adverse effects. ऐसा ना हो कि उसने मना करा, उधर जेलर साहब ने उसकी पिटाई शुरू कर दी. अच्छा मैंने तो कहा था कि हाँ करो, इनसे बातचीत करो, इनसे आंकड़े इकट्ठे करो, इनसे क्वेश्चनर भरा लो, और तुम मना कर रहे हो, चलो आज शाम को तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. So when conducting research with individuals which are under control or which are students or which are subordinates, care should be taken to protect the potential participants from adverse effects of decline. उनको उस दुष्प्रभाव से बचाए जाने की आवश्यकता है जो डिक्लाइन करने पर या विड्रॉ करने पर उनको होने की संभावना. When persons who are legally incapable of giving informed consent, the researchers should obtain participants' accent and obtain permission from legally authorized person. Students हैं, क्लास 6 के बच्चे हैं, अब वो क्या आपको इन्फॉर्म, उनको क्या उनकी कंसेंट का क्या मीनिंग है. हैंडीकैप्ड लोग हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं. स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जहां पे कि कंसेंट को दिए जाने के सिग्निफिकेंस को वो जो रिस्पोंडेंट है वो नहीं समझता, बिल्कुल बच्चा है, ना समझ है. उनके इन्फॉर्म कंसेंट देने के लिए जो वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा जो कि उसका लीगली ऑथराइज. इन केस ऑफ स्टूडेंट्स इट इज द प्रिंसिपल और द टीचर. In case of say hospitalized patient is the doctor. When persons who are legally incapable of giving informed consent, researchers should obtain participants' assent to obtain permission from a legally authorized. So informed consent is a important ethical dimension of social science research. लेकिन कई बार जैसे हमने कहा कि एनोनिमस क्वेश्चनर्स हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस हैं, इनमें इन्फॉर्म कंसेंट की उतनी आवश्यकता नहीं है. या कई बार कुछ से आर्काइवल रिसर्च का मतलब है कि आप इसे डायरी रिसर्च करना चाह रहे हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की सेकेंडरी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो इसमें इन्फॉर्म कंसेंट की उतनी आवश्यकता नहीं है. लेकिन क्या वो इन्फॉर्म कंसेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस बारे में जो निर्णय है वो निर्णय आपको अपने संस्थान के नियमावली के अनुरूप. सो
In certain situations, taking informed consent is not essential, but the decision to take informed consent or not is to be taken in the context of the appropriate rules and regulations of the institution. So there are moments and there are occasions when informed consent is not required, but when this informed consent is not required is to be consulted from the institution where the research is going. एक और ओकेजन है कि हम किसी की वीडियोग्राफी करना चाह रहे हैं या ऑडियोग्राफी करना चाह रहे हैं, उसमें इन्फॉर्म कंसेंट का क्या मीनिंग है? इन्फॉर्म कंसेंट इन रिसर्च, फिल्मिंग और रिकॉर्डिंग, प्रायर टू फिल्मिंग और रिकॉर्डिंग ये लेनी आवश्यक होगी। किसी भी तरह से यदि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो कंबाइंड, ये तब बहुत आवश्यक है जबकि आप नेचुरल ऑब्जर्वेशन की पब्लिक प्लेसेस में नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो तब शायद इन्फॉर्म कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी और यदि इंटीमेट ऑब्जर्वेशन पे आप जा रहे हैं, नॉन पब्लिक प्लेसेस में नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्म कंसेंट की आवश्यकता होगी। And it should be ensured that the recording will not be used in a manner that could lead to identification or personal harm. यदि आप फिल्मिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा, करना चाहिए, इथिकल एक कंसिडरेशन है कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो उससे रिस्पोंडेंट आइडेंटिफाई ना हो और उसको किसी प्रकार की व्यक्तिगत क्षति ना हो। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट in research, filming or recording may be dispensed with when you are recording the behavior only in naturalistic setting, and beyond any other specific setting you need to have informed consent, and this recording is to be done in such a manner that it should not lead to identification of the person or any harm to the person or persons concerned. ऐसी भी कई परिस्थितियां होती हैं कि रिसर्च में पार्टिसिपेशन के लिए हमें अपने पार्टिसिपेंट्स को हम कुछ उसको इंड्यूसमेंट दे रहे हैं, कुछ उसको देने का प्रावधान है कि अच्छा आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको ये दिया जाएगा, आपको ये सुविधा दी जाएगी या ये कुछ अतिरिक्त दिया जाएगा। और कई बार ये अतिरिक्त उसको पेमेंट के रूप में भी हो सकता है, कई बार वो सर्विसेज में भी हो सकता है कि अच्छा हम आपके ऊपर ये प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग के एवज में या इस स्टडी में पार्टिसिपेशन के एवज में आपको ये हम एक अतिरिक्त सुविधा देंगे, आपको टेक्स्ट बुक देंगे, आपको एक मैगजीन देंगे, आपको समथिंग अदर देन द रिसर्च। तो क्या ऐसे इंड्यूसमेंट दिए जाने चाहिए? कई स्थितियों में आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी प्रकार की प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, in offering professional service as an inducement to participants, researchers should clarify the nature of service, risk, obligation and limitations. यदि आप किसी प्रकार की प्रोफेशनल सर्विस एज एन इंड्यूसमेंट फॉर रिसर्च पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो आपको जो भी सर्विस आप देना चाह रहे हैं उसके नेचर के बारे में, उसके रिस्क के बारे में, उसके ऑब्लिगेशंस और लिमिटेशंस के बारे में अपने पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए that you should not offer any excessive or inappropriate financial or other inducements to obtain research funds. पैसे वैसे बहुत ज्यादा बहुत अधिक देने की आवश्यकता नहीं है,
इनएप्रोप्रिएट मतलब आपने कहा कि जी आप हमारी स्टडी में इस प्रश्नावली को भर दे या इस प्रयोग में शामिल हो जाए, इसके भाग बनने, हम आपको इतने रुपए घंटे देंगे, ये आवश्यक the researcher should not offer excessive or inappropriate financial or other inducements to obtain research fund. कई बार कई परिस्थिति में ऐसा किया जाता है, लेकिन जनरली एक्सेप्टेड यह है, एथिकल प्रैक्टिस यह है कि रिसर्च स्टडीज में पार्टिसिपेशन के लिए इंड्यूसमेंट्स को न दिया जाए। एक और बात है कि रिसर्च और पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में जब हम इंड्यूसमेंट के आधार पर जो जिस पॉपुलेशन पर हम स्टडी कर रहे हैं वो नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं है, वो पॉपुलेशन डिफर कर जाएगी उस पॉपुलेशन से जो कि अदरवाइज विदाउट इंड्यूसमेंट आपके एक्सपेरिमेंट में सम्मिलित होने की होना इनका संभव था। सो इन जनरल एज ए रूल, एज ए एथिकल प्रैक्टिस, one should not offer any kind of financial or material inducements for participation in the research study. डिसेप्शन से मतलब है कि कई बार हम शोध के दौरान कई बार हम शोध में क्या का पर्पज क्या है और उसके अंदर से संबंधित कई प्रक्रियाओं को हम अपने टारगेट ग्रुप को नहीं बताते। मेडिकल रिसर्च से एग्जांपल ले कि हम ये नहीं बता रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, अपने पार्टिसिपेंट्स को कि उसको दवाई दी जा रही है या उसको कोई प्लेसबो दिया जा रहा है, एक उसको किस चीज का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये कई बार डिसेप्शन, we are deceiving the participant into undergoing some treatment. So is this deception ethical? क्या हम एक तरफ तो कह रहे हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट, लेकिन यदि हम सब कुछ बता देंगे अपने शोध के पार्टिसिपेंट को तो शायद हमारी स्टडी का नेचर और स्टडी से प्राप्त होने वाली फाइंडिंग्स प्रभावित हो जाएंगी। सो डिसेप्शन is sometimes inbuilt into the experimental research. हम उस शोध के पार्टिसिपेंट को सब कुछ तो नहीं बता सकते, पूरे उद्देश्य को तो नहीं बता सकते, तो वो डिसेप्शन, हाउ मच इज टू बी इन्फॉर्म्ड एंड हाउ मच इज नॉट टू बी इन्फॉर्म्ड, इज द डिग्री ऑफ हाउ मच नॉट इज टू बी इन्फॉर्म्ड इज डिसेप्शन. So the ethical prescription from the psychological association is that researchers should not conduct research involving deception unless they have determined that the use of deception is justified by the study's scientific perspective or its applied value. And equally effective method without deception is not feasible. रिसर्च में डिसेप्शन तब तक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह उस स्टडी किसी शोध विशेष को किए जाने की जो साइंटिफिक तरीका होगा उस साइंटिफिक में एक जस्टिफाइबल तरीका ना हो, और ये हो कि अन्य कोई तरीके से वो स्टडी की ही ना जा सकती। जनरल एथिकल कंसर्न ये है कि should not conduct research involving deception, but whenever and in whatever circumstances deception is to be included in the research design, it should be determined that this deception is justified in terms of the scientific standards and that no other method of doing that study is available. अन्य किसी प्रकार से हम यदि शोध करने का कुछ वो नहीं है, इस बात को कह सके, इस बात को जस्टिफाई कर सके, तर्क दे सके, तब डिसेप्शन, तभी डिसेप्शन किया जाना चाहिए।
और इस बारे में तो बिल्कुल भी डिसीव नहीं करना चाहिए जो उनकी विलिंगनेस को प्रभावित करता हो। ऐसे किसी भी पक्ष को छुपाया नहीं जाना चाहिए। डिसेप्शन मतलब छुपाना। नेवर डिसीव, हाइड अवे फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स about aspects that would affect their willingness to participate. ऐसी किसी भी पक्ष को नहीं छुपाना चाहिए जो कि हमारे प्रतिभागियों के प्रयोग में भागीदारी करने के निर्णय को प्रभावित करती हो। हमारे प्रयोग में किसी प्रकार का फिजिकल रिस्क है, ये तो बिल्कुल भी नहीं छुपाया जाना चाहिए। किसी प्रकार की अनप्लेजेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस होंगे, ये भी बिल्कुल नहीं छुपाया जाना। So, in general, the research should not be conducted with with a design in which something is being hidden from the participant of the research. और यदि डिसेप्शन करना आवश्यक है तो हमारे पास उसका पूरा औचित्य होना चाहिए, उसके पूरे तर्क होने चाहिए, और हमें इस बात को सिद्ध करने, इस बात को हम प्रूव कर पाए, इस बात को तर्कपूर्ण रूप से रख पाए कि अन्य कोई तरीका नहीं है। डिसेप्शन इज द ओनली अवेलेबल वे टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट इन ए दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन अ साइंटिफिक मैनर। और यदि डिसेप्शन किया जाना आवश्यक ही है, यदि डिसेप्शन करना ही है, आपको किसी प्रयोग में आपको कुछ बातों को छुपाना ही है, तो आपको पहली अपॉर्चुनिटी में, जैसे ही आपकी स्टडी खत्म होती है, तो पहली अपॉर्चुनिटी में अपने प्रतिभागियों को बता देना चाहिए था कि ये है, ये किया गया और इस वजह से। इफ एनी डिसेप्शन which is considered as integral part of the design should be explained to the participants as early as possible and preferably at the conclusion of the experiment. जैसे एक्सपेरिमेंट कंक्लूड हो उसके बाद तुरंत यथासंभव जल्दी अपने पार्टिसिपेंट्स को डिसेप्शन के बारे में बता देना चाहिए कि भाई ये बातें आपको नहीं बताई गई थी, क्योंकि, और वो इसलिए नहीं बताई गई थी क्योंकि हम इन्हीं का प्रभाव आपके ऊपर देखना चाहते। एक हमें जब कंसेंट हम ले रहे हैं तो अपने उत्तरदाताओं को ये भी बताया जाना चाहिए, बल्कि यदि आप अन्य पुस्तकें देखोगे रिसर्च मेथोलॉजी की, तो उसमें जब आप कॉन्फिडेंशियलिटी और उसके बारे में एक डिक्लेरेशन देते हो, तो उस क्वेश्चनर्स में, तो उसमें और ये पक्ष हम कई बार बड़े सतही तौर पर लिख देते हैं कि हम इन जो आपसे जो प्रश्न उत्तर प्राप्त हो रहे हैं या आपसे जो भी सूचनाएं हम एकत्र कर रहे हैं शोध के दौरान, इसका हम करेंगे क्या। इथिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो इथिकल प्रिस्क्रिप्शन यह है that the researchers should inform participants about anticipated or further use of personally identifiable data, कि उनके उन आंकड़ों, उन सूचनाओं को जिनके माध्यम से उसकी वैयक्तिक पहचान उजागर हो सकती है, उनका हम कैसे उपयोग करें। शेयरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल डेटा. We need to inform the participants about the anticipated use of the data provided by them, and particularly the data which can lead to their personal identification, जिससे उनकी व्यक्तिगत पहचान हो इस डेटा। और कई बार होते हैं ना, जैसे नाम का है, तो नाम और पता हम अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं, तो इस नाम और पते का हम भविष्य में क्या उपयोग करेंगे, इसके बारे में हमें अपने उत्तरदाता को और अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने शोध के प्रतिभागियों को बताना आवश्यक है। सामान्यतः हम नाम और उसका
जो सर्वे टाइप रिसर्च है, उन सर्वे टाइप रिसर्च में नेम एंड एड्रेस एंड सम सर्टेन अदर आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन आर नॉट यूज्ड इन फर्दर डेटा एनालिसिस। उनमें उनका उपयोग ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ हमें हमारे जो वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। नेम ऐसे जो वो नहीं है। लेकिन ऐसी भी स्टडीज हो सकती है जिनमें कि नेम भी एक वेरिएबल हो। बट मैं एक ऐसी स्टडी को जानता हूँ जिसमें नेम वाज ए वेरिएबल, नेम स्टीरियोटाइप रिलेटेड वेरिएबल था। नेम स्टीरियोटाइप को आप इस तरह से समझिए कि एक नाम तो है, एक नाम कुछ भी है, ललित है, और एक नाम है लल्लू। तो ये क्योंकि हम दो तरह के नेम स्टीरियोटाइप, एक पॉजिटिव नेम स्टीरियोटाइप की कल्पना कर सकते हैं और एक नेगेटिव नेम स्टीरियोटाइप की कल्पना कर सकते हैं। तो वहां पे नाम जो है वो अपने आप में एक वेरिएबल हो गया। सो वी एज रिसर्चर्स शुड inform our participant about what we will do with the information provided by them, with the data provided by them, and particularly in relation to the use of data through which they can be personally identified. इसके बारे में हमें अपने रिस्पोंडेंट को बताना आवश्यक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है, और ये सर्वे रिसर्च में भी उतना है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी है। हम अपना क्वेश्चनर लेके जा रहे हैं अपने रिस्पोंडेंट के पास, तो हमारा क्वेश्चनर अपने आप में उसके अंदर एक इनबिल्ट इन्वेसिवनेस है। इन्वेसिवनेस को कुछ इस तरह समझे कि हम उसकी जैसे कहते हैं ना, अंतरंगता को छूने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके उन बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो सामान्यतः नहीं, उसके वो हो सकता है ही इज अवेयर द इंफॉर्मेशन और द एटीट्यूड्स और द बिहेवियरल पैटर्न्स आर विद द रिस्पोंडेंट, वो उसके साथ है, लेकिन वो कॉन्शियसली उन बिहेवियरल पैटर्न्स को और उन ओपिनियंस को और उन एटीट्यूड्स को, उनके बारे में अवचेतन रूप से उसके पास है वो, और उनको वो हर एक के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो नहीं करता। तो क्वेश्चनर इज ए स्ट्रक्चर्ड इन्वेसिवनेस इनटू द प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट के प्राइवेट वर्ल्ड में, उसके वैयक्तिक संसार में प्रश्नावली के माध्यम से शोधकर्ता इंट्रूड कर रहा होता। जो कुछ भी आप पूछो, और पर्टिकुलरली एटीट्यूड्स के संदर्भ में या बिहेवियरल पैटर्न्स के संदर्भ में। ड्रग अब्यूजर से आप पूछने जा रहे हो, अच्छा कितने बार पीते हो, क्या पीते हो, कहाँ से मिलता है, तो ये क्या है, उसकी एक पर्सनल स्पेस है। उस पर्सनल स्पेस के अंदर आप जाकर सूचनाओं को निकालने की कोशिश करो। इमोशनल ट्रॉमा में है, उसको आप ऐसे व्यक्ति को यदि स्टडी कर रहे हैं जो इमोशनल ट्रॉमा में रहा है, डिप्रेशन में है, तो आपकी उस डिप्रेशन स्टेट के तहत वो क्या महसूस कर रहा है, कैसा होता है, उसके जीवन के, उसके दृष्टिकोणों के, उसके व्यवहार के कतिपय बिल्कुल इंटीमेट पक्षों को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश तो इनबिल्ट है सोशल रिसर्च में। आप पूछो ना कि आप किसको वोट देने जा रहे हो, अगले इलेक्शन में आप किसको वोट देने जा रहे हो, दिस इज माई नॉलेज, माई अंडरस्टैंडिंग, माई डिसीजन। आप रिसर्चर हैं, बाह्य व्यक्ति हैं, और एक बाह्य व्यक्ति के रूप में आप मेरे इस पर्सनल स्फीयर में इंक्लूड कर रहे हैं, वहां से सूचना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक रिसर्च में, और पर्टिकुलरली सोशल रिसर्च जिसमें ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें सोशल एटीट्यूड्स इन्वॉल्व हैं, इन्वेसिवनेस इनबिल्ट। बट एज ए रिसर्चर यू आर सपोज्ड टू मिनिमाइज दिस इन्वेसिवनेस। इसको बहुत अधिक, बहुत गहराई, बहुत ज्यादा आप अपने रिस्पोंडेंट्स को छेड़े नहीं, बहुत उसके अंदर इसको जानने की कोशिश। So as in general, researchers should avoid intruding into the world of participants, expressing their own opinions or criticizing subjects' behaviors. अब इंट्रूजन वहां पे जाके होगा, उसने कहा कि अच्छा मैं एक्स पार्टी को वोट दे रहा हूं, अरे वो तो बहुत बेकार पार्टी है,
उसने कहा मैं इस बात को इस तरीके से करूं। हमने कहा क्या नासमझ है तुम लोग, तुम तो ऐसे क्यों करोगे। तो हम उसकी बात को निकालने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेसिंग आवर ओन ओपिनियंस, क्रिटिसाइजिंग सब्जेक्ट्स बिहेवियर और ओपिनियंस। हमने उससे पूछा अच्छा तुम क्या करते हो, रोज हाथ धोते हो नहीं धोते हो। उसने कहा जी 2-3 बार धोता हूँ। 10 बार धोया करो, इतनी भी समझ नहीं है यार। क्या व्हाट वी आर डूइंग, we are intruding into the life and sphere of the participant, of our research target. The, the prescription is that as a social scientist, as a social research scholar, we should minimize invasiveness. हम कम से कम इन्वेट करें अपने अपने रिस्पोंडेंट के लाइफ स्पेयर। वो जैसा है वैसा ही रहने दे, उस पे कमेंट्री हम करने हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जैसा है वैसे ही को अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, नॉट बियॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट, नॉट बियॉन्ड द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिजाइन ऑफ रिसर्च। उसके बियॉन्ड तो बिल्कुल भी ना जाए जो कि रिसर्च के डिजाइन में इंक्लूड है। रिसर्च में यदि उससे पूछा है कि हम उसके से फॉर एग्जांपल हम अपने टारगेट सैंपल के घर पे गए हुए हैं और हमने उसको देखना है कि उससे कुछ प्रश्नावली बनानी है, और तब तक हमने देखा कि उसके घर में तो एक ऐसा कैलेंडर है जो कि होना ही नहीं चाहिए था, उसमें तो ऐसी फोटो लटकी हुई है जो कि घर में होनी नहीं चाहिए। अब हम अपनी ओपिनियन कह रहे हैं क्या है तुम बेकार के आदमी हो, ऐसे फोटो चिपकाते हो अपने घर की दीवार पे। तो इस ये दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर रिसर्च, वहां पे न जाए। Researchers should avoid intruding into the world of participants, expressing their own opinions or criticizing subject behaviors or opinions as much as possible. And he should not intrude beyond the limit prescribed by the design of this research. उसके beyond तो बिल्कुल भी नहीं जाए। So minimizing invasiveness. एक और स्टडी है, एक और पक्ष है, वो है that the researchers should provide participants appropriate information about the nature and results and conclusions of the research and correct any misconceptions. ये भी जिम्मेदारी है रिसर्च स्कॉलर की, और जिसको कि हम में से बहुत कम लोग हमारी इंडियन सेटिंग्स में हम यदि बात करें और अपने कुमाऊं यूनिवर्सिटी के संदर्भ में बातचीत करें तो हम कई बार नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या नेग्लेक्ट करते हैं हम तो, और पर्टिकुलरली सर्वे रिसर्च में हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। हम जाते हैं, अपने डेटा कलेक्शन किया, अपना क्वेश्चनर बनाया, जो भी हमारे वेरिएबल्स थे उन वेरिएबल्स के संदर्भ में हमने सूचनाएं प्राप्त करी, वापस आके अपनी टेबल पे बैठे, अपने कंप्यूटर में हमने उन सूचनाओं को डाला, अपने एनालिसिस ली, अपनी रिपोर्ट राइटिंग करी, अपना थीसिस सबमिट किया। वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द participants of the our study. We never inform them about the nature or the results or the conclusions of our study. And neither do we try to correct any misconceptions that might have arisen during the course of our interaction with our respondents. उन भ्रमों को, उन भ्रामक तथ्यों को, उन भ्रामक जो परसेप्शंस डेवलप हुए हैं, इलॉजिकल परसेप्शंस डेवलप हुए हैं, उन इलॉजिकल परसेप्शंस को हटाने के संदर्भ में या शोध कार्य से प्राप्त परिणामों के संदर्भ में हम अपने प्रतिभागियों को कभी भी पुनः लौटकर अध्ययन के पश्चात और अध्ययन की फाइंडिंग्स प्राप्त करने के पश्चात पुनः लौटकर कभी भी नहीं बताते। हम केवल आंकड़े कलेक्ट, वन टाइम, हमारा सर्वे रिसर्च तो वन टाइम डेटा कलेक्शन की बात करता है कि वो सीधे जाता है और जाने के बाद
वो आंकड़ों को लाके अपनी थीसिस लिखता है और पार्टिसिपेंट्स के बारे में और पार्टिसिपेंट्स के अंदर होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में ही रिमेन्स अलूफ, इसको ही रिमेन्स लिस्ट कंसर्न कि उनका क्या हुआ और कौन थे क्या। लेकिन ये बात कई बार सर्वे रिसर्च के संदर्भ में तो ये अलूफनेस या ये जो नेग्लिजेंस है ये कई बार टॉलरेट होती है। लेकिन आप किसी एक इस तरह की क्वालिटेटिव स्टडी की कल्पना करिए जिसमें कि आप अपने पार्टिसिपेंट को के साथ बहुत इन डेप्थ इंटरव्यू पर लगे हो, और जितना आप क्वालिटेटिव रिसर्च को यदि आप जितना समझते हैं, उस क्वालिटेटिव रिसर्च के इन डेप्थ इंटरव्यू में आप अपने टारगेट के बहुत निकट जाकर उसके बहुत बहुत इंटीमेट बातों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार इन बातों को बताने और इन बातों को पब्लिक स्पेस में लाने और आपसे कहने या लिखने के आपको लिखित रूप से देने के दौरान एक जिसे कहते हैं इमोशनल स्ट्रेस हमारे रिस्पोंडेंट के अंदर पैदा होने की संभावना होती है, और ये इमोशनल स्ट्रेस उसका कैरी हो सकता है, ये उसके जीवन को बदल भी सकता है। वो उसके अंदर कुछ आपको उसने बता दिया जो बातें वो अदरवाइज वो कभी किसी को नहीं बताता था, वो एक इन डेप्थ इंटरव्यू के दौरान उसने वो बातें आपसे शेयर कर ली। आप इतने अच्छे इंटरव्यूअर थे, आपने उससे वो सब बातें लिखाई। उन सब बातों को उसने आपके रिपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट के अतिरिक्त प्रयास के तहत और आपके द्वारा जो इंटीमेसी उसके साथ साक्षात्कार के दौरान आपने क्रिएट की थी, उसके प्रभाव में आकर उसने वो इंटीमेसी आपसे शेयर तो कर ली, लेकिन शेयर करने के बाद और जैसे ही आप उस सिचुएशन से हटे बाहर आए, तो अब उसके अंदर एक इमोशनल स्ट्रेस है, एक मिसकंसेप्शन है कि आपकी इस सूचना का क्या उपयोग होगा, आपकी इस सूचना का कोई गलत उपयोग तो नहीं होगा। कई बार तो व्यक्ति इमोशनैलिटी की ऐसी बातें आपको बता सकता है जो कि उसके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। उसके द्वारा दी गई सूचनाओं को से आप उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो ये माना जाता है, इथिकल रूप पर ये स्वीकार किया जाता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये रिसर्चर की जिम्मेदारी है कि वो शोध की प्रकृति, शोध से प्राप्त परिणाम और शोध के संदर्भ में यदि कोई मिसकंसेप्शन या किसी प्रकार का स्ट्रेस हमारे रिस्पोंडेंट और पार्टिसिपेंट्स के अंदर यदि पैदा हुआ है, तो उनको वो नलिफाई करे, उनको वो बताए और उनको वो कई बार इसको कहा जाता है डीब्रीफिंग, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के संदर्भ में डीब्रीफिंग कर दे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो जो आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप डालोगे, जो भी आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन है, कुछ भी हो सकता है वो, यदि आप उस डिजाइन को समझते हैं तो उस डिजाइन का मतलब है कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप कोई एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन क्रिएट कर रहे हो, कंट्रोल सिचुएशन में आप उस वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर रहे हो। ये संभव है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने जो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन क्रिएट की है वो इतनी स्ट्रेसफुल है, वो इतनी इन्वॉल्विंग है, वो इतनी इंटेंसिव है कि आप अपने जिस डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव देखना चाह रहे थे उसको तो प्रभाव करे या ना करे, लेकिन कई जिसे कहते हैं कोलेटरल वेरिएबल्स को वो प्रभावित करने की क्षमता वो आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन कर सकता है। तो उस संदर्भ में कहा गया है कि अबाउट द नेचर ऑफ रिजल्ट्स, नेचर ऑफ द स्टडी, अबाउट द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च, and about any misconceptions that might have crept into the minds of the research participants, they should be told to the
पार्टिसिपेंट्स। ये सूचना उनको देना हमारा एक नैतिक उत्तरदायित्व है, ऐसा प्रिस्क्राइब किया गया। हम तो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं, और रिसर्च के दौरान कई बार ऐसी स्थितियां आती है, और सोशल साइंस रिसर्च में, और पर्टिकुलरली जब आप नेचुरलिस्टिक रिसर्च के संदर्भ में आप विलेज सोशल सर्वे किसी प्रकार का आपका है, तो रिसर्च में डेटा कलेक्शन के दौरान कई बार कुछ कमिटमेंट्स आप फील्ड में करते चले जाते। आप गांव में गए, अपना अल्मोड़ा जिले के किसी गांव में गए, वहां पे आपने कुछ कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी के संदर्भ में कोई सर्वे कार्य कर रहे हैं, और वहां पे एक दो या अधिक लोगों ने आपसे कहा कि सर हमारी ये इस एप्लीकेशन को वहाँ डीएम कार्यालय में जमा कर देना। आपने उस समय चूंकि आपको आंकड़े लेने थे, आपको आपने इंटरव्यू कंडक्ट करने थे, आपने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगा, वो तो मेरे पहचान के है, उस ऑफिस को तो मैं जानता हूँ, मेरा घर वहीं पे है, ये तो मैं कर दूंगा। और उससे वो कागज या उसको वो आश्वासन देने के पश्चात आप पुनः अल्मोड़ा वापस लौट आए और भूल गए, क्योंकि आपका काम तो हो चुका है, आप तो अपनी सूचनाएं ला चुके, अपना डेटा कलेक्शन किया। तो इथिकल इशू ये है कि क्या इस प्रकार, पहले तो ये कि क्या इस प्रकार के अनावश्यक कमिटमेंट आपको फील्ड में देना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किसी इस प्रकार के अनावश्यक कमिटमेंट फील्ड में, रिसर्च फील्ड में न करें अपने पार्टिसिपेंट। लेकिन यदि किए जाने आवश्यक हो, और वही वही आप कमिटमेंट करें जिनको पूरा आप कर पाने में सक्षम, अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करें। टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू ऑनर कमिटमेंट्स मेड टू द पार्टिसिपेंट। यदि आपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी है फॉर एग्जांपल, वहां पे आपने कहा कि अच्छा आप इसमें जरा 1 महीने तक हमारे साथ इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में रहेंगे, 1 महीने के पश्चात जब हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा होगा तो हम आपको ये सुविधा प्रदान करेंगे। कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया या कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट भी दिया आपने, तो अब आपको वो पूरा करना चाहिए, वो कमिटमेंट पूरा करना आपका 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 उत्तरदायित्व है। आप मूर्ख नहीं बना सकते, मूर्ख नहीं बनाना है आपको अपने पार्टिसिपेंट्स को। ऑनरिंग कमिटमेंट, और ये अक्सर होता है, ये हमने देखा है, पर्टिकुलरली जब रूरल सेटिंग्स में हम पहुंचते हैं तो उसके दौरान कई कमिटमेंट सोच आप तो है क्या कि रूरल सिचुएशन में जब आप यहाँ से एक विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में और एक जानकार व्यक्ति के रूप में जब आप रूरल सेटिंग में पहुंचते हो, तो वो आपको अधिकारी समझते हैं, वो रिसर्चर और ये उनकी समझ में नहीं आता, वो समझते हैं आप किसी विभाग के अधिकारी हो और उनकी किसी अन्य संबंधित समस्या का को सुलझाने में सक्षम हो या सुलझाने में सहायक हो सकते हो। और कई बार चूंकि आप एक एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास के व्यक्ति होते हैं, तो कई बार वो आपके रीच में भी होता है। जैसे सपोजिंग आप गांव में गए और वहां कोई कहता है साहब मेरा हमारे गांव में ये बिजली नहीं आ रही है पिछले 15 दिन से, इस 15 दिन से जरा आप हाइड्रेट, जब आप जाओगे शाम को अल्मोड़ा लौट के, तो हाइड्रेट ऑफिस में फोन कर देना कि फलाने फलाने गांव में वो पोल खराब है, उसको ठीक करवाए। ये आपके रीच में भी हो सकता है। तो आपको यदि ऐसा कोई कमिटमेंट वहां करवाते कि हाँ भाई हम जाके वहां बात करेंगे और आपका ये काम करवाएंगे, तो आपको उसको ऑनर करना चाहिए। होगा ये कि यदि आप अपने कमिटमेंट, यदि आप अपने जो भी कमिटमेंट देना आवश्यक हो गया है और जिनको आप दे के आते हैं फील्ड में, उनको यदि आप नहीं दे पूरा करते हैं, तो भविष्य में कभी कोई दूसरा शोधकर्ता वहां जाएगा तो फिर वो कहेंगे एक आए थे यहाँ पिछली बार, उन्होंने हमसे यही कहा था और यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, सब लोग बेकार लोग, झूठे लोग।
So take all steps to honor commitments made by you to the participants of your study. एक ये बड़ा वो है, और धीरे धीरे जब हम एनिमल राइट्स को स्वीकार करने लग गए अपनी सोशल सेटिंग में, और हमने इस बात को स्वीकार करा कि नहीं, एनिमल्स है और एनिमल्स को हम अपने शोध कार्य में बड़े इनह्यूमनली ट्रीट करते हैं और वो ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए, तो तब ये इथिकल प्रिस्क्रिप्शन इमर्ज हुआ कि यदि हमारे शोध कार्य में किसी प्रकार के अन्य जानवरों का प्रयोग हो रहा है तो उनके साथ हमें बड़ा ह्यूमनली ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनके डिस्कम्फर्ट को, उनके इन्फेक्शन को, उनकी इलनेस को और उनके पेन को हमारे द्वारा प्रॉपरली मैनेज किया जाना चाहिए। ये जो इथिक्स आई, ये इथिक्स जब एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर के संदर्भ में जब हमने हमारे सोशल सिस्टम में जब ये अवेयरनेस पैदा हुई, तो धीरे धीरे अब फिर हमारी लेबोरेटरी में एनिमल यूज पर बैन भी होने लगा, और जहां पर ये हमारे रिसर्च डिजाइन की आवश्यकता है तो उस रिसर्च डिजाइन में एक उनके प्रति एक ह्यूमन ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी, इथिक्स भी पैदा हुई। फॉर एग्जाम्पल किसी ड्रग का वो है टेस्टिंग है, ड्रग की एफिकेसी की टेस्टिंग है, और वो एफिकेसी हमें मनुष्य में किए जाने से पूर्व किसी अन्य मैमल में करनी है, किसी अन्य स्तनधारी जीव में करनी है, और उस ड्रग की टेस्ट करने के दौरान हमसे ये अब ये अपेक्षा की जाती है कि हम उस एनिमल के डिस्कम्फर्ट, उसको संभावित इन्फेक्शन, उसको संभावित होने वाली बीमारी और उसको पेन इत्यादि इत्यादि पक्षों के संदर्भ में भी सचेत रहेंगे और उनको मिनिमाइज करने की, उनको कम से कम करने की कोशिश। We should treat non-human subjects of our study in a humanly manner. उनको बड़े मानवीय स्तर से करुणापूर्ण तरीके से उनको हैंडल की जानी चाहिए। This is also ethical prescription of that arose from the biomedical science research. वहां से पैदा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ भी जब मान लिया लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स के संदर्भ में, मोटिवेशन के एक्सपेरिमेंट, ड्राइव नीड के एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में यदि हम किसी एनिमल्स का यूज कर रहे हैं साइकोलॉजी में, तो उन एनिमल्स का यूज ठीक तरीके से होना चाहिए, उनको ठीक तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट है। Do not fabricate data or falsify results in their publications. कई बार publications को भी हटाई दें। Do not fabricate data or falsify results. अब आप पूरे शोध के उद्देश्य को समझिए, रिसर्च के उद्देश्य को समझिए। आप करने क्या जा रहे हैं? आप करने जा रहे हैं कि नए ज्ञान की उत्पत्ति। कोई भी शोध कार्य या तो किसी सिद्धांत का परीक्षण कर रहा है या किसी एक नए सिद्धांत को बना रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ काम नहीं है। ये बड़ा पायस वर्क है, बहुत सिग्निफिकेंट, पायस, नीडेड, इंपॉर्टेंट वर्क contributing towards the development of knowledge in a scientific manner, or may not be the scientific manner. कई बार जब qualitative interpretive research के संदर्भ में हम सोचते हैं तो हम साइंस को भी
साइंस को जैसा कि हम जानते हैं, जैसा हमें सिखाया गया है, उस पर उन साइंटिफिक विधियों के बियॉन्ड भी कुछ विधियों की परिकल्पना करते हुए हम नए सिद्धांतों की रचना के संदर्भ में शोध कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये कार्य मानवता के विकास से संबंधित है, और यदि इस तरह से देखा जाए तो ये एक बड़ा पवित्र काम है। हम मानव विकास के संदर्भ में हम में से हर शोधकर्ता मानव विकास में कंट्रीब्यूट करने की चेष्टा कर रहा है। अब इस जिसे कहते हैं ना, इस आदर्श काम में को करने के दौरान जब हम अपने विषय विशेष में शोध कार्य को कर उसके अंतिम चरण में आंकड़ों का विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट को तैयार, तो शोधकर्ताओं के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने प्रारंभिक जो उसके जिसे कहते हैं परिकल्पनाएं या एजम्पशंस है, उन एजम्पशंस के अनुरूप आंकड़ों को जिसे कहते हैं विश्लेषित करने या आंकड़ों के विश्लेषण को इस प्रकार से प्रभावित करने की चेष्टा करता है कि उसकी वो जो प्राइमरी एजम्पशंस है वो ट्रू हो जाए, जैसा या वो जो सिद्धांत के अनुरूप वो जिन परिकल्पनाओं का निर्माण करता है उस सिद्धांत के प्रति एक उसका कमिटमेंट प्रारंभ हो जाता है, और उस सिद्धांत को वो सत्य सिद्ध करने की चेष्टा करता है। और बस यही चेष्टा, यही इच्छा, यही उसके जो अंदर से अनुभूति होती है, वो अनुभूति उसे आंकड़ों को मैनिपुलेट करने, आंकड़ों को गलत प्रकार से प्रस्तुत करने, आंकड़ों को मिसहैंडल करने, आंकड़ों को बदलने की ओर प्रेरित करती है। काफी यदि वो देखा जाए तो ये प्रवृत्ति हमारे बिगिनिंग शोध करता है। या एक और दूसरा तरीका है कि हम आंकड़ों के संकलन के दौरान हमारे से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जो आंकड़े लेकर हम फिर जब अपनी टेबल पे आते हैं जहाँ पे हम उनके विश्लेषण कर रहे होते हैं, तो वहां पे आके लगता है, हमें पता लगता है कि ये तो गलत आंकड़े आ गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर अब हम आंकड़ों को मैनिपुलेट करने को लग जाते। तो ये प्रवृत्ति हमारे उस जो बृहद उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के तहत हमारा शोध कार्य चल रहा है, उस बृहद उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। तो वन ऑफ द एथिकल रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च and which need to be adhered by each and every researcher is not to fabricate with the data, not to manipulate data, or not to falsify it. जो कुछ भी आंकड़ों में दिखाई दे रहा है उनको उस प्रकार से, पहले तो आंकड़ों के संकलन में, आंकड़ों के डेटा कलेक्शन में बहुत सावधानी रखे, उनको उसमें यदि कुछ से एबिरेशंस आ रहे हैं, उन एबिरेशंस को आंकड़ों के संकलन के दौरान ही उस एबिरेशंस को चेक कर लिया जाए, उनको वहां पे करेक्ट कर लिया जाए। एक बार आंकड़ों को की ऑथेंटिसिटी को यदि स्वीकार करने के पश्चात वो आंकड़े जिस भी फाइंडिंग को सामने ला रहे हैं उस फाइंडिंग को उसी प्रकार से प्रस्तुत किया जाए। You as a researcher are committing a great crime when you are manipulating your data in order to say satisfy your some false assumption, and in order to satisfy your need to show the truthfulness of some of your false assumptions.
कोई आपने एक चित्र बना रखा है कि एक उस चित्र के अनुरूप आपकी फाइंडिंग्स नहीं आ रही हैं, और उसके अनुरूप अपने फाइंडिंग्स को लाने के लिए भी आप आंकड़ों में कुछ फेरबदल कर रहे हो, उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, उनको फैब्रिकेट कर रहे हो, तो यू आर कमिटिंग ए ग्रेट क्राइम टुवर्ड्स द हायर ऑर्डर एम ऑफ डेवलपिंग नॉलेज ऑफ द मैनकाइंड। मानवता के ज्ञान को विकसित करने के प्रयास के प्रति आप एक बहुत बड़ा अनैतिक कार्य कर। So never fabricate data or falsify your results. People may suggest, you may be compelled, you may be under pressure to falsify your data. ये फॉल्सिफिकेशन कई बार तो मैं उसके संदर्भ में आ रहा है ये बात दिमाग में, प्रेशर टू फॉल्सिफाई भी कई बार होगा। कई बार प्रिडोमिनेंट थॉट, प्रिडोमिनेंट थ्योरी, प्रिडोमिनेंट पॉलिटिकल ओपिनियन आपको प्रेशराइज करेगी कि आप आंकड़ों को एक निश्चित प्रकार से प्रस्तुत करें। और कई बार जब हम रिसर्चर के और रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक को बता रहे होते हैं, तो हम ये भी वहां पे ये भी कहते हैं कि रिसर्च इज अ करेजियस एक्टिविटी। शोध एक हिम्मत वाला काम है। तो हिम्मत वाला काम इस सेंस में है कि यू आर ट्राइंग टू रिपोर्ट report findings as they are obtained from the field through the data। आप अपने रिपोर्ट, अपने शोध के माध्यम से उन परिणामों को रिपोर्ट कर रहे हैं जो कि डेटा के माध्यम से आपको ग्राउंड से, सोशल ग्राउंड से आपको मिले हैं। हाँ, मैं अभी क्लास में। तो कई बार आपके पास ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है कि नहीं ये तो बताना ही नहीं है, ऐसा तो कहना ही नहीं है। आपका पॉलिटिकल कमिटमेंट हो सकता है। पॉलिटिकल को आप उस तरह से मत समझिए कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। आपको ये तो हो ही नहीं सकता। एक सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल प्रेशर आपके ऊपर है। नो, दिस इज नॉट टू बी रिपोर्टेड इन दिस मैनर, दिस इज नॉट टू बी रिपोर्टेड इन। एक बार हम वो कर रहे थे, हमने शुरू में एक काम किया, और आप लोग तो नहीं होंगे लेकिन कई जो हमारे एज ग्रुप के लोग होंगे, हम एड्स अवेयरनेस पे काम कर रहे थे कुमाऊं रीजन में। और एड्स अवेयरनेस के संदर्भ में इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल एबिरेशंस या सेक्सुअल बिहेवियर बियॉन्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इस पे बात चले जाती है। तो हम जब इसके सर्वे को कर रहे थे, शुरुआत हमें अल्टीमेटली एक अवेयरनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम करना था, लेकिन उसकी प्रारंभिक स्टेज में एक सर्वे करना था। और उस सर्वे के तहत इस व्यवहार को जानने की कोशिश की गई कि विवाह से इतर शारीरिक संबंधों की स्थापना से की क्या स्थिति है। कर उस बहस में नहीं जाते कि क्या हुआ और कैसे हमने वो आंकड़ा निकाला, लेकिन अल्टीमेटली फाइंडिंग ये आने लगी कि हमारे कुमाऊं और पहाड़ी क्षेत्र के, जिसे कि देवभूमि के रूप में प्रस्तावित और प्रचारित किया जाता है, इस क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोगों के मध्य ये इस प्रकार के सेक्सुअल बिहेवियर एबरेशंस काफी बड़ी मात्रा में उपस्थित है। अब जैसे ये फैक्ट, ये इस तरह के रिजल्ट जब आने लगे, then culturally and maybe socio-politically we were under pressure कि ये क्या आप अपने समाज के बारे में ये बात लिख रहे हो कि sexual aberrations are present in your society। तो
ऐसे में आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि आप अपने आंकड़ों को जैसा कि वो फील्ड से प्राप्त हो रहे हैं उनको आप थोड़ा मैनिपुलेट करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो कि नहीं नहीं इस तरह से तो रिपोर्ट कह रही है, ऐसा करेंगे तो बहुत ही बवाल हो जाएगा। बट एज ए करेजियस सोशल रिसर्चर, और ऐसे कई इश्यूज हैं, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पॉलिटिकल रिसर्च करो आप और पॉलिटिकल रिसर्च तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है ना आज की तारीख में, या किसी भी समय में। तो यदि अपनी टेक्स्ट बुक्स को, अपनी मैगजीन्स को, अपनी इंटरनेट को, अपने मीडिया को यदि आप एनालाइज करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और उस मीडिया के कंटेंट को देख रहे हैं, तो वहां से तो ऐसी ऐसी फाइंडिंग्स निकल के आ सकते हैं जिनको रिपोर्ट करने में आपको सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल प्रेशर महसूस होने लगा। बट एज ए करेजियस ethical social scientist, you should not fabricate, alter, or manipulate your results and data or findings. एक और इस संदर्भ में एक और इम्पोर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन है, एथिकल प्रिस्क्रिप्शन है कि जब मान लिया आपने कुछ लिखा और उस लिखे हुए में, उस पब्लिश्ड मटेरियल में डेटा से संबंधित कोई एरर वहां चले गई, किसी भी तरीके से जा सकती है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं है कि ये संभावित नहीं है कि कोई एरर आपके डेटा को रिपोर्ट करने में हो गई और फिर आपको पता भी लग गया कि वो वहां पे वो गलत चले गया है, गलत पब्लिश। So when significant errors are noted in one's published data, steps should be taken to correct such errors in related publications. उन पब्लिकेशंस में ही यथास्थान ये इस बात को सूचित किया जाना चाहिए कि भाई फलाने फलाने आर्टिकल में, फलाने फलाने रिसर्च पेपर में ये यहाँ पे डेटा की रिपोर्टिंग गलत हो गई है, and it should be read in this manner. This is the responsibility of the researcher who has written the research paper, that this error has occurred in my publication that appeared in such and such issue of such and such journal, and it should be read as whatever. This is the responsibility, ethical responsibility of the researcher. एक और पक्ष है प्लेगियरिज्म, इसके बारे में थोड़ा आपने सुना होगा। Plagiarism is a tendency to use data or material or somebody else in your own document or report or thesis as your own. Plagiarism क्या है कि एक किताब कोई दूसरे आदमी ने थीसिस एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने एक आइडिया, कंसेप्ट या एक विचार या एक टेक्सचुअल मटेरियल वो उसमें उन्होंने लिखा। आपको बहुत अच्छा लगा, आप उससे पूर्णतः सहमत हैं, आपका वही विचार, आपने वहीं से उसको कट एंड पेस्ट करके अपनी रिपोर्ट में अपने विचार के रूप में, और पर्टिकुलरली विदाउट एक्नॉलेजिंग देम दैट दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट सोर्स। दिस इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। और ये हमारे रिसर्च और थीसिस के संदर्भ में देखा जाए तो कई बार ये बहुत अधिक होता है। That we tend to copy ideas and material from the sources which we don't report, even if we report in a passing way, in a superficial manner.
हम आइडिया के सोर्स को भी नहीं, आइडिया में भी और मैटर में भी, मैटर का मतलब लिखे हुए गए वाक्य, पूरा पेज का पेज आप उतार दो, या आइडिया, आइडिया भी तो एक वो है ना, एक इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है, कोई भी आइडिया, इमोशनल इंटेलिजेंस इज एन आइडिया। अब ये आपका तो हो नहीं सकता, ये किसी ने क्रिएट किया है। कोई भी कंसेप्ट आप उठा के देखो, तो उस कंसेप्ट को अपने कंसेप्ट के रूप में, टेक्स्ट बुक में तो कई बार लोग कर देते हैं, और कई बार कहते हैं उसका केवल ये नाम बता देते हैं कि फलां डार्विन ने ये कहा था, स्किनर ने ये कहा था, वुडवर्थ ने ये कहा था, और उसको, लेकिन प्लेगरिज्म रिसर्च के संदर्भ में है कि किसी आइडिया को या किसी मटेरियल को डायरेक्टली बगैर उस ओरिजिनल सोर्स को रिफर किए हुए सीधे अपने अपने टेक्स्ट में प्रयोग में लाना, और विशेष रूप से बगैर उस सोर्स को उल्लेखित किए हुए प्लेगरिज्म को लाना। तो मोटा मोटा वो है जो इथिकल कंसर्न है, इथिकल प्रिस्क्रिप्शन है, that do not present substantial portions or elements of another's works or data as one's own. किसी भी अन्य सोर्स से किसी एलिमेंट को या उसके वर्क को, उसके टेक्सुअल वर्क को या डेटा वर्क को, डेटा को और टेक्स्ट को, दोनों को। हाँ मधु, हाँ 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 हाँ, मुझे 1:15 पे खत्म करना है ना। 1:30 था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो the prescription is not to use these substantial portions or elements of another's work or data as one's own, even if the work or data source is cited in an occasional manner. Okay, प्लेगरिज्म, और प्लेगरिज्म में तो हमारे यहाँ तो we have a notorious incident of plagiarism in our own university, और ऐसे कई केसेस हैं जो मतलब कि लोगों की थीसिस रिजेक्ट नहीं, उनको पनिशमेंट भी हुआ है, विड्रॉ भी है ड्यूटीज। सो बस मैं इनको बड़े शॉर्ट में आपको कहता हूँ, पब्लिकेशन क्रेडिट, उसी पब्लिकेशन का क्रेडिट लें जो काम आपने खुद किया हो, दूसरे का न लें। आप बहुत बड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और डेजिग्नेशन और योर स्टेटस डज नॉट प्रोवाइड यू द प्रिंसिपल ऑथरशिप, द राइट टू प्रिंसिपल ऑथरशिप ऑफ सम पब्लिकेशन। आपने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में आपका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, यदि केवल वही क्रेडिट लीजिए जो काम आपने लिया है। स्टूडेंट के थीसिस से डेवलप किए गए किसी भी पब्लिकेशन का फर्स्ट ऑथर वो रिसर्च स्टूडेंट होना चाहिए, ये इथिकल प्रिस्क्रिप्शन है, गाइड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। फाइनली, नो डेटा शुड बी ओरिजिनल डेटा जो कहीं पब्लिश हुआ है, उस ओरिजिनल डेटा को दोबारा ओरिजिनल डेटा के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और एक बार आपकी थीसिस में डेटा यूज हो गया, उसकी एनालिसिस आपने कर ली, इस मेक दिस डेटा वाइडली ओपन। आप इसको तो छुपा के मत रखिए, छाती में चिपका के मत रखिए। आफ्टर रिसर्च रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड, researchers should open up their data for reanalysis and verification. And finally, if you are acting as a reviewer of some research proposal or some thesis or some proposal for grant or some manuscript for publication,
As a reviewer, you are ethically accepted to ethically respect the confidentiality and proprietary rights of the writer. यदि आप एक रिव्यूअर के रूप में काम कर रहे हैं तो उस रिव्यूअर के रूप में यदि आपके पास कोई थीसिस इवैल्यूएशन के आ रही है, या यदि आप कहीं किसी ग्रांट प्रपोजल को इवेलुएट कर रहे हैं, किसी रिसर्च प्रपोजल को इवेलुएट कर रहे हैं, तो वो प्रपत्र, वो प्रोप्राइटरी राइट उसी ऑथर का, वहां से आइडिया को चुराना नहीं है, वहां से आइडिया को चुरा के किसी अपने स्टूडेंट को नहीं दिया. So these were some of the ethical issues that are involved in social science research. Thank you very much. Thank you very much, Madhu, madam, for giving me this opportunity. And thank you, all of you, the participants, for listening me patiently. And maybe that some of you will read further on into the ethical issues that confront social science research in contemporary social contexts. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, dear.